देखो उस वीडियो में पूरा आपके अपलोड नहीं हुआ था, तो हमने कहाँ तक देखा था कि x डॉट पी वाई, यदि इनका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब p क्या कर रहा है, x इंटू वाई को क्या कर रहा है, पूरा का पूरा भाग जा रहा है इसमें p का। इसका p अभाज्य संख्या है, या तो x को डिवाइड करेगी x या फिर y को फुली अभाज्य संख्या है, तथा जो x की वैल्यू क्या है और y की वैल्यू भी क्या है, 0 से 0 के बराबर और p से छोटी है। तो यदि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर या तो क्या होगा, फैक्टर 1 होगा या p होगा। तो p तो हो नहीं सकता क्योंकि p से तो x छोटा है, और 1 यदि हम इसको ले लेते हैं तो दूसरा क्या होगा, दूसरा इसको डिवाइड करने के लिए y p होना चाहिए, y भी p नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, दोनों में से डिविजन रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब दोनों में से कोई ना कोई तो क्या है, 0 है। 0 होते ही ऊपर पार्ट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और रिमाइंडर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब दो यदि अवयव का गुणा 0 आ रहा है, रिमाइंडर आ रहा है, तो उसको हम कैसे करेंगे, उसको हमने देखा कि ये तभी पॉसिबल है जब दोनों में से एक अवयव क्या है, शून्य है। देयरफॉर ZP क्या है, शून्य, शून्य के भाजकों, शून्य के भाजकों रहित है, भाजकों रहित क्रम इनमें तस्मिक वल्य है, तस्मिक वल्य है, अर्थात ZP एक पूर्णांक के प्रांत है। ठीक है, क्रम में तस्मिक वल्य तो था ही, और इसमें क्या है, शून्य भाजकों रहित है, तो ये क्या बन गया, एक हमारा इंटीग्रल डोमेन बन गया। अब कन्वर्सली विलोमतः जो है, कन्वर्सली हम मानेंगे कि ZP हमारा क्या है, पूर्णांक के प्रांत है, तब P को हम सिद्ध करेंगे कि ये तभी पॉसिबल है जब P हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है। तो अब माना ZP एक पूर्णांक के प्रांत है, ZP क्या है, पूर्णांक के प्रांत है, कि भाई ये बड़ा आएगा इधर, है ना, पूर्णांक। तब पूर्णांक के प्रांत की परिभाषा से, पूर्णांक के प्रांत की परिभाषा यानी डेफिनेशन से, डेफिनेशन से क्या होगा, ZP शून्य के भाजकों रहित होगा, यानी ZP क्या है, शून्य भाजकों रहित होगा, यानी कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट्स का प्रोडक्ट है वो 0 नहीं आएगा, अर्थात शून्य भाजकों रहित है। इसका मतलब क्या होगा, अर्थात किन्हीं एक्स वाई बिलोंगिंग टू ZP के लिए, कोई भी दो एलिमेंट के लिए x डॉट वाई यदि रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो x 0 है या फिर क्या है आपके पास में y 0 है, दोनों में से एक 0 होगा, तभी ये पॉसिबल है। ये तो हमने पूर्णांक के प्रांत की परिभाषा बता दी। अब हमें ZP है उसमें P को अभाज्य बताना है, तो हम विरोधाभास से लेंगे। अब मानते हैं कि P हमारा क्या है, अभाज्य नहीं है। अब माना P अभाज्य नहीं है, अभाज्य नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसके दो फैक्टर्स 1 और उसके अलावा और भी फैक्टर एग्जिस्ट करेंगे, तो P के क्या होंगे, P के दो गुणनखंड मानते हैं हम, दो गुणनखंड P1 और P2 ऐसे होंगे। ठीक है, 1 के अलावा दो गुणनखंड मिलेंगे
कि p किसके बराबर होगा, इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। भाई अभाज्य नहीं है तो अभाज्य नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, अभाज्य संख्या के अलावा होगा। अभाज्य संख्या के अलावा जो भी संख्याएं होती हैं उनके क्या है, फैक्टर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो हमने मान लिया कि P1 और P2 इसके दो फैक्टर हैं, तो इसका मतलब P क्या इनके गुणा के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P1 हमारा क्या है, P से छोटा होगा और P2 भी क्या है, 0 से बड़ा और P से छोटा होगा। अब तब P1 इससे छोटा है, इसका मतलब ZP के अवयव आ गए, क्योंकि Z में क्या है, एक तो 0 है, 0 से बड़ा, ठीक है, 0 से बड़ा और P से छोटा, ये P1 और P2 ZP के अवयव आ गए। तो उनमें देखते हैं हम ये किसके बराबर आता है। ये हमने सेकंड बाइनरी ऑपरेशन लगाया, मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो देखते हैं, तो ये अवयव किसका आता है, तो ये हम क्या लिखेंगे, P1 P2 डिवाइडेड बाई P, और ये रिजल्ट किसके बराबर है, इनके रिमाइंडर के। तो P1 P2 क्या था, खुद P था, तो ये रिमाइंडर हमारा फुली डिवाइड हो गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। तो कोई भी P1 और P2 नॉन जीरो एलिमेंट थे, उनका प्रोडक्ट यदि हमारे पास में 0 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ZP में क्या है, ZP में शून्य भाजक है, शून्य भाजक अवयव है, शून्य भाजक अवयव में इसका मतलब ZP पूर्णांक के प्रांत नहीं है। दिस इंप्लाइज ZP पूर्णांक के प्रांत नहीं हो सकता। अगर हाँ शून्य भाजक है इसमें तो पूर्णांक के प्रांत नहीं हो सकता, जो कि क्या है, विरोधाभास है। क्यों, क्योंकि ZP को तो पूर्णांक के प्रांत दे रखा है, जो कि विरोधाभास है। या फिर कह सकते हैं असत्य है। देयरफॉर P क्या है हमारे पास में, अभाज्य संख्या है। P हमारे पास में क्या आ गई, अभाज्य संख्या है। ठीक है, कोई डाउट हो तो आप बताना, नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट थ्योरम डिस्कस करेंगे। ओके।